हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब यूज करते हैं, लेकिन क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को कैसे संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ढेर सारे वो प्रोग्राम्स, गेम्स जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, कैसे उनसे काम करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इतने सारे डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उनको फंक्शंस को कंट्रोल करता है? गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सभी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटाबेसेस के साथ भी काम करता है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप प्रोग्रामिंग डोमेन से हैं, अगर आप डेटाबेस डोमेन से हैं, आप डेटाबेस यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उन सब के बैकग्राउंड में एक क्रूशियल रोल है। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फंक्शंस को जान लेते हैं, तो ये आपको हर डोमेन में हेल्प करेगा। ये आपको प्रोग्रामिंग में समझने में मदद करेगा, प्रोग्रामिंग के इंटरनल्स जानने में मदद करेगा कि एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरनली कैसे होता है, राइट? सिमिलरली डेटाबेसेस में मदद करेगा कि डेटाबेसेस में जो टेबल्स आप लोग बनाते हैं वो किस तरह से जाके हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जानना बीसीए, एमसीए, बीटेक, आईटी के रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल बिगनिंग से। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करें तो इसके बारे में वन लाइन जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो ये है कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमें यह भी तो मालूम होना चाहिए कि यार ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं? क्या होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को करते हैं। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर्स जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल कामों को करते हैं, जैसे हार्डवेयर को संभालना, प्रोग्राम्स को संभालना, ये सारे सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन से संभालते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही रोल प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के इंटरनली सारी फाइल्स को, सारे प्रोग्राम्स को, हार्ड डिस्क को, सारे डिवाइसेस को, सबको कंट्रोल करता है। तो हुआ ना ये इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन यार यहां एक वर्ड आ रहा है ऑपरेटिंग, और एक वर्ड आ रहा है सिस्टम। सिस्टम का मतलब हम सॉफ्टवेयर वाले लोगों के लिए सिस्टम वर्ड का मतलब हुआ सॉफ्टवेयर। चलिए, ये तो समझ में आया, सिस्टम का मतलब तो सॉफ्टवेयर हुआ। लेकिन सॉफ्टवेयर किस पर्पस का? नाम में ही लिखा हुआ है ये एक सॉफ्टवेयर है, बट किस पर्पस का? ऑपरेट करने के लिए। किसे ऑपरेट करने के लिए? हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर चलाने के लिए। हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर ये ऑपरेट करता है। हमारे कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर हो, हार्ड डिस्क हो, सीपीयू हो, रैम हो, ये सबको ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में चलाते, डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये उन सबको भी ऑपरेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी की मदद से अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तभी एक ह्यूमन यूजर एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएगा। यानी ये एक माध्यम है, ये एक मीडियम है, ये एक इंटरफेस है जिसकी मदद से हम ह्यूमन यूजर्स जो हैं वो एक कंप्यूटर को ऑपरेट, एक कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं। तो हम यूजर्स भी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? हम यूजर्स भी यूज करते हैं कंप्यूटर वाया एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही यूज करते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग वर्ड अपने आप में सारी बातों को कलेक्टिवली लेके चल रहा है। ये सारा हार्डवेयर संभालेगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल सारे सॉफ्टवेयर संभालेगा। इतना ही नहीं, हम यूजर्स को भी अगर कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि हम वैसे देखें तो हमारे कंप्यूटर में एक ये रैम लगी हुई है, राइट? एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, हमारे कंप्यूटर में सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है,
हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा हुआ है, हमारे कंप्यूटर में माउस लगा हुआ है, ये सारे देखा जाए तो अपने आप में अलग अलग हार्डवेयर है। बेटा इन सब को मिलाकर एक कंप्यूटर कौन बनाता है? इन सब को मिलाकर एक दूसरे के साथ काम कौन करवाता है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने यहां पहली लाइन में लिखा है सारा हार्डवेयर ये संभालता है। तो बेसिकली है ये सारे अपने आप में अलग, सीपीयू अलग, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, हार्ड डिस्क अलग, रैम अलग, ये सब कंपोनेंट्स अपने आप में एक इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं एक कंप्यूटर के। बट इन सबको आपस में जोड़कर इन सब का अपना अपना रोल, मिलजुल कर काम करवाने का रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वो इन सबको आपस में कनेक्ट करके एक कंप्यूटर का गोल अचीव करवाता है, राइट। तो इन सबको आपस में कनेक्ट करवाना, सब अपने अपने फंक्शंस करें और मिलजुल कर ओवरऑल एक गोल अचीव करें, कंप्यूटर बनाएं और कंप्यूटर को हम यूज कर सकें, इन सब के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ है। कहने को ये सब अलग अलग डिवाइसेस हैं बेटा, इनको जोड़ दिया जाता है, बट जोड़कर इनको काम एक साथ कैसे कराया जाए, कैसे इनसे एक साथ काम लिया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, ये भी बात समझ में आई। ये क्या करता है? ये मैनेज करता है, इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर, सारा का सारा हार्डवेयर मैनेज करता है। जो भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर लगा हुआ है, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, जो अभी हमने बात करी, एंड जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, ये उन सबको संभालता है। दो लाइन की डेफिनेशन हो गई, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एक ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तीसरी डेफिनेशन ये क्या कि हम यूजर्स जो हैं वो अगर एक कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको एक इंटरफेस देगा, एक माध्यम, एक मीडियम देगा जिसके थ्रू हम यूजर्स यूज करेंगे या ऑपरेट करेंगे एक कंप्यूटर को। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में तीसरी लाइन भी हम जोड़ सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू द यूजर्स टू यूज अ कंप्यूटर। लीजिए डेफिनेशन तो हो गई, एक कंप्यूटर को यूज करने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स की बात करें कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य गोल्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स, तो देखिए पहला गोल है टू मेक अ कंप्यूटर कन्वीनियंट इन यूज, एक कंप्यूटर को सुविधाजनक बनाना, यूज में आसान बनाना फॉर यूजर्स। हम यूजर्स के लिए एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सुविधाजनक बना देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर को यूज करना पॉसिबल नहीं है। सो ये बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान, बहुत सुविधाजनक बना देता है हम यूजर्स के लिए किसी कंप्यूटर को यूज करना। वैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर हैं, बट उन सबको हमें नहीं मालूम कि वो सब इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सीपीयू चला रहा है, कैसे रैम से डेटा उठा रहा है, कैसे हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा है। ये सब बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट आपको ये कुछ भी नहीं मालूम। आपको तो बस क्लिक करना है और आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है। इससे आसान आपको क्या चाहिए कि जस्ट एक क्लिक पर आपका पूरा सॉफ्टवेयर प्ले हो जाता है, आपकी गेम प्ले हो जाती है, आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है। वो इंटरनली रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू कैसे काम कर रहे हैं, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके लिए वो बहुत सुविधाजनक बना दिया। दूसरा, जितना भी हार्डवेयर कंप्यूटर में लगा हुआ है, रैम लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, सीपीयू लगा है, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना, उनका वेस्टेज ना हो, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस, जो भी
हार्डवेयर कंप्यूटर में लगा हुआ है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, रैम के स्पेस की वेस्टेज ना हो, हार्ड डिस्क की वेस्टेज ना हो, सीपीयू के टाइम की वेस्टेज ना हो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है। और एक आपको बात बताऊं, इस सब्जेक्ट में हमें ये सब पढ़ना है कि कैसे डिस्क का स्पेस मैनेज किया जाता है, कैसे रैम का स्पेस मैनेज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे इंटरनल फंक्शंस को पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो गाइस ये हो गई ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे संभालता है हमारे कंप्यूटर के, एक इंटरफेस देता है जिसकी मदद से हम यूजर्स एक कंप्यूटर को यूज कर पाए। और इसके जो मेन दो गोल्स हैं वो ये कि आपके कंप्यूटर को आपके लिए इतना इंटरनल कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद आपको वो बहुत सुविधाजनक बना देता है इस्तेमाल करने में, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में लगा हुआ सारा हार्डवेयर का बेहतर इस्तेमाल हो, वेस्टेज ना हो। आइए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज बोल लीजिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पर। ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लीजिए या सर्विसेज बोल लीजिए। आखिर क्या क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए एक एक करके बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पर। सबसे पहला काम प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहला काम, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन काम प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाकर इंस्टॉल होता है। जो भी गेम, जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो परमानेंटली जाकर जो इंस्टॉल होता है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है, राइट। लेकिन जब हम यूजर्स उस पर डबल क्लिक कर कर उसे प्ले करते हैं, उसे रन करते हैं, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां मेन मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर, मेन मेमोरी बोलिए या रैम बोलिए, उसको उठाकर वहां से, जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं ना, जब आप किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं या आप उसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो बेसिकली आपकी इंटेंशन होती है कि आप उस प्रोग्राम को, उस गेम को, उस सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को, उस गेम को, उस सॉन्ग को हार्ड डिस्क से उठा करके ला करके यहां पर लोड कर देता है, क्योंकि सीपीयू सिर्फ उन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट करता है जो रैम में, मेन मेमोरी में लोड होती हैं। जो चीजें रैम में हैं, सीपीयू सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यहां पर लाकर वो इन्हें लोड कर देता है, राइट। अब लोड कर दिया, एक प्रोग्राम जो रैम में आ गया, एक प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क से इंस्टॉल होकर लोड होकर यहां पर रैम में आ चुका है, अब वो प्रोग्राम प्रोसेस कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड क्लियर हुआ हमें कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब हुआ एक प्रोग्राम इन रनिंग स्टेट, जो रन होने के लिए रैम में आया है, उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं, राइट। अब इसका मैनेजमेंट करना है, राइट। तो भाई देखिए, आपके प्रोग्राम को उठाकर रैम में, जब आपने डबल क्लिक करा, एंटर करा, तो आपके प्रोग्राम को उठाकर रैम में लोड किसने करा आपके प्रोग्राम को उठाकर रैम में लोड? गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करा। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट ही तो हुआ कि लोड करना प्रोग्राम्स को इनटू मेन मेमोरी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, राइट। इसे हम ये भी कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस का जन्म हुआ। जब एक प्रोग्राम रैम में लोड हुआ तो एक प्रोसेस का जन्म हुआ। जब इसका एग्जीक्यूशन सीपीयू द्वारा कर लिया जाएगा, राइट, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर लेगा सक्सेसफुली, एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को यहां मेन मेमोरी से डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी चीजों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है। जब उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया तो उसे रैम से हटा दिया जाएगा, यानी डिलीशन ऑफ प्रोसेस भी
ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन सीपीयू ने फिनिश कर दिया, उसको मेन मेमोरी से हटा देने का काम, क्योंकि रैम बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता। 8 जीबी 16 जीबी इज नॉट अ बिग स्पेस कि वहां पर हम चीजों को रखे रहें। जिसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, एक सॉन्ग प्ले होके खत्म हो गया, आपने बंद कर दिया उसको, तो इसका मतलब अब उसे रैम से भी हट जाना चाहिए। सो क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, डिलीशन ऑफ प्रोसेस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इतना ही नहीं, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इनका अपना एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। गाइस, लाइफ साइकिल आगे आप अगले चैप्टर में मेरे से पढ़ेंगे भी। सो मैनेज करता है इन प्रोसेस का, हर प्रोसेस का अपना एक लाइफ साइकिल होता है जिसके तहत सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करता है। सो इन प्रोसेसेस का लाइफ साइकिल भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन सा स्टार्ट हो गया, कौन सा अभी रेडी है, कौन सा रन हो रहा है, कौन सा फिनिश हो गया। ये कई सेवरल स्टेजेस होती हैं एक प्रोसेस की लाइफ में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। वो देखता है कि किसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, कौन फिनिश हो चुका है, कौन एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। ऐसे सारे प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन वो इस लाइफ साइकिल की मदद से अपने पास रखता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिकली सीपीयू को इनका क्रिएशन, इनका डिलीशन, इनका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और इतना ही नहीं, अगर आपकी ये रैम है, अगर आपके पास ये रैम है, जरा ध्यान से देखिएगा, जिसे आप मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपने एक सॉन्ग चलाया, आपने एक सॉन्ग चलाया तो रैम में पहुंच गया आपका मीडिया प्लेयर। एक प्रोसेस पहुंच गया जी, मीडिया प्लेयर पहुंच गया। ये लीजिए, रैम में लोड कर दिया उसने, एक प्रोसेस का जन्म हुआ, प्रोसेस 1। आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, आपने मीडिया प्लेयर आपका रैम में पहुंच चुका है। आपने साथ साथ सोचा कि क्यों ना यार ब्राउजर खोल के इंस्टाग्राम भी चला लूं। तो भाई जब आपने ब्राउजर खोला तो रैम में एक प्रोसेस और पहुंच गया, राइट, ब्राउजर, ठीक है, रन होने के लिए। आपको याद आया कि यार मुझे बायोडेटा भी बनाना है, चल एमएस वर्ड भी खोल लूं। आपने ब्राउजर को मिनिमाइज करा, मीडिया प्लेयर को मिनिमाइज करा, और आपने एमएस वर्ड भी खोल लिया। ये लीजिए, रैम में एक और प्रोसेस पहुंच गया, ठीक है जी। आप सॉन्ग चला रहे हैं, मीडिया प्लेयर भी है रैम में। आपने ब्राउजर खोला इंस्टाग्राम के लिए, वो भी है रैम में। आपने बायोडेटा बनाने के लिए एमएस वर्ड खोला, वो भी है रैम में। और एक प्रोग्राम जो हमेशा रैम में पहले से बैठा रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर है, रैम में रहेगा तभी तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि सीपीयू सिर्फ उन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट करता है जो रैम में है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। अब भाई ये रहा आपका सीपीयू। अब इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी कि पहले इसको चलाना है या इसको चलाना है, या इसको या इसको। किसको सीपीयू पहले चलाएगा? क्या प्रोसेस 1 को पहले चलाएगा, या प्रोसेस 2 को पहले चलाएगा, या प्रोसेस 3 को पहले चलाएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले चलाएगा? किसको सीपीयू पहले चलाएगा? यहां तो रैम में कई सारे प्रोसेसेस लोडेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोसेस है, उसे भी चलाना है सीपीयू को। तो इन सारे प्रोसेसेस को सीपीयू को चलाना है, बट किस ऑर्डर में चलाए सीपीयू? 3 को पहले चलाए, 2 को पहले चलाए, 1 को चलाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाए, राइट। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है शेड्यूलर्स। वो सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग की जाती है डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास शेड्यूलर नाम के प्रोग्राम्स होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग, राइट। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास शेड्यूलिंग के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें शेड्यूलर्स कहा जाता है। वो यहां पर रैम में लोडेड प्रोसेसेस का एक शेड्यूल बनाते हैं। कई अलग अलग पैरामीटर्स हैं, शॉर्टेस्ट जॉब वाले को पहले चला सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है। इन पर आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में, बट अपने अपने पैरामीटर्स के आधार पर यहां पर लोडेड प्रोसेसेस का एक शेड्यूल बना देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक शेड्यूल बना दिया, मान लीजिए एक शेड्यूल बना दिया फॉर एग्जांपल कि पहले P3 रन होगा, फिर P1 रन होगा, फिर P2 रन होगा, फिर OS रन होगा। तो जो शेड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाकर दिया, सीपीयू उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपकी मेन मेमोरी में लोडेड सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये शेड्यूल किसने क्रिएट करा? ये सीपीयू शेड्यूलिंग किसने करी? ऑपरेटिंग सिस्टम ने करी।
कैसे करता है ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में देखिए कितना इन प्रोसेसेस को किस ऑर्डर में चलाना है, सीपीयू शेड्यूलिंग हो गई, राइट। प्रोसेस को लोड करवाना, काम खत्म हो जाने के बाद डिलीट करना, क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, डिलीशन ऑफ प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना लाइफ साइकिल होता है, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, काम खत्म तो फिनिश या डिलीट स्टेट, उन पूरा लाइफ साइकिल मेंटेन करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और इन सारे कामों को हम प्रोसेस मैनेजमेंट में रखते हैं, राइट। तो ये था गाइस पहला फंक्शन कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। आइए सीपीयू के ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। सेकंड फंक्शन फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है फाइल मैनेजमेंट। गाइस हम लोग फाइल्स बनाते हैं, बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, है ना। एमएस वर्ड में बनाते हैं, नोटपैड में बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, राइट। हम तो डिलीट भी कर देते हैं फाइल्स को। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। फाइल्स क्रिएट करना, फाइल्स डिलीट करना, ये सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ फाइल्स ही नहीं, आप लोग जो फोल्डर्स बनाते हैं ना, फोल्डर बनाना, फोल्डर को डिलीट करना, फोल्डर्स को क्या बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में? हम फोल्डर्स को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो हम लोग फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, डिलीट करते हैं, राइट। फाइल डिलीट करते हैं, ये सब फाइलें जो आप बना के सेव कर रहे हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहे हैं, डी ड्राइव पे सेव कर रहे हैं, ई ड्राइव में सेव कर रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं। गाइस ये आप खाली कमांड दे रहे हैं, आप और हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं फाइल क्रिएट करने की। एक्चुअल में हार्ड डिस्क में फाइल बनाना, फोल्डर बनाना हमारी कमांड पर करता ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करी है तो उस फाइल को ले जाकर के हार्ड डिस्क में क्रिएट करना। जब हमने डिलीट कमांड प्रेस कर दी, डिलीट की प्रेस कर दी कीबोर्ड से, तो हार्ड डिस्क में ढूंढकर उस फाइल को वहां से डिलीट करना। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, यार इतनी सारी फाइलें होती हैं। भाई मेरे कंप्यूटर में मैंने कम से कम 100-150 तो सॉन्ग्स रख रखे थे पहले, मेरे पास 10-20 गेम्स हैं, हजारों की संख्या में फाइलें हैं। मान लीजिए मैंने अगर 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हर सॉफ्टवेयर में सैकड़ों की संख्या में फाइल्स इंस्टॉल होती हैं यार, यानी हजारों लाखों की संख्या में फाइल्स हैं भाई, जो इन सॉफ्टवेयर्स के बैकग्राउंड की हैं। हर सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं उसके बैकग्राउंड में ढेरों फाइल्स इंस्टॉल होती हैं यार। इन हजारों लाखों करोड़ों संख्या में फाइल्स हमारे हार्ड डिस्क पर जाकर रखी हुई हैं। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इन सबको टेक केयर करता है? तो भाई फाइल मैनेजमेंट में ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक प्रोग्राम होता है जिसे फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजर कहा जाता है। फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजर कहा जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम होता है जो टेक केयर करता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ ऑल, सारी फाइल्स की डिटेल्स ये टेक केयर करता है। इसे पता होता है कि कितनी, हर फाइल का नाम इसे पता है, हर फाइल का एक्सटेंशन की वो .ppt है, .docx है, .xlx है, एक्सेल की है, या वो नोटपैड में बनी हुई .txt है, .c की फाइल है, .java की फाइल है। इसे सबके एक्सटेंशन पता होते हैं, सबके नाम पता होते हैं, सबकी क्रिएशन डेट पता होती है, सबका क्रिएशन टाइम पता होता है, लास्ट मॉडिफाइड टाइम पता होता है, हार्ड डिस्क में ये किस एड्रेस पे रखी हुई है वो उस एड्रेसेस भी पता होते हैं, हर फाइल कौन सी जगह हार्ड डिस्क में किस एड्रेस पे रखी है, ये सारी जानकारी इस फाइल सिस्टम के पास होती है। सोचो यार, आपकी इन हजारों लाखों फाइलें जो आपकी हार्ड डिस्क में रखी हुई हैं, हार्ड डिस्क में जो आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ढेरों फाइलें इंस्टॉल होती हैं, और बहुत सारी ढेरों फाइलें आप जो बनाते हो, आप बस क्लिक करते हो, आप सिर्फ डबल क्लिक करते हो, आप सिर्फ एंटर प्रेस करते हो और वो फाइल खुल जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खुल
खुल जाती है। कैसे इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े हार्ड डिस्क रूपी समुद्र में से आपका वो एक मोती, आपका वो एक फाइल वो ढूंढ के निकाल देता है। आपके क्लिक करते ही वो प्रोग्राम प्ले हो जाता है, आपके क्लिक करते ही वो फाइल ओपन हो जाती है। इतनी सारी हजारों की संख्या में बनी हुई फाइल्स में से वो कैसे आपकी वो पर्टिकुलर फाइल ढूंढ के निकाल देता है? क्योंकि इसके पीछे काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फाइल मैनेजर। इसे सब पता है, आपकी फाइलों के नाम पता है, एक्सटेंशन पता है, साइज पता है, क्रिएशन डेट, क्रिएशन टाइम, मॉडिफाइड टाइम, उनका हार्ड डिस्क का एड्रेस। बस आप क्लिक करो, ये सीधे उस एड्रेस पर जाके आपको फाइल खोल के देगा। राइट आपने भी अपने विंडोज में देखा होगा NTFS फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं फाइल सिस्टम के। आगे के चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस फाइल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में। आइए आगे बात करते हैं। थर्ड फंक्शन पर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शंस की। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। भाई हम लोग अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो वो कई बार हमसे पासवर्ड मांगता है। ये पासवर्ड जब हम टाइप करते हैं तभी वो ओपन होता है, विंडोज ओपन होता है। ये पासवर्ड फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है? आप मोबाइल पर अपना फेस रिकॉग्निशन करते हैं तभी वो आपको आपका एप्लीकेशन को या मोबाइल ओपन करके देता है। ये फेस रिकॉग्निशन, फिंगर सेंसर, राइट फिंगर सेंस करना, चाहे ऑन स्क्रीन हो चाहे साइड से हो, पासवर्ड टाइप करना, ये फैसिलिटी कौन दे रहा है आपको? कौन दे रहा है कि बिना आपका फेस रिकॉग्निशन के आपका फोन नहीं खुलेगा? कौन दे रहा है बिना आपकी फिंगर रिकॉग्निशन के आपका फोन नहीं खुलेगा? कौन दे रहा है आपका बिना पासवर्ड या पिन टाइप करे हुए, पैटर्न बनाए हुए आपका फोन नहीं खुलेगा, आपका लैपटॉप नहीं खुलेगा, आपका कंप्यूटर नहीं खुलेगा बिना पासवर्ड टाइप करे हुए? ये सब एंड्रॉइड दे रहा है, ये सब विंडोज दे रहे हैं। ये क्या है? एंड्रॉइड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हमारे कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी सिक्योरिटी के फीचर्स भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जैसे कौन कौन से फीचर्स मैंने अभी आपको बोले? मैंने कहा पासवर्ड आपको दिया जाता है, आपको बायोमेट्रिक्स दिया जाता है। बायोमेट्रिक्स में फेस रिकॉग्निशन, फिंगर सेंसिंग, सब ये सब सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। और तो और अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो भाई आप अपनी फाइल्स पर परमिशंस भी दे सकते हैं। फाइल्स पर परमिशंस भी दे सकते हैं। परमिशंस कैसी परमिशंस? राइट कैसी परमिशन कि कौन उसे रीड कर सकता है, आप अपनी फाइल को रीड ओनली बना सकते हैं। और कई तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं, जैसे लिनक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां तो प्रॉपरली रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट 3 तरह की परमिशंस फाइल को दी जाती हैं वहां पर। यानी यहां पर आप अपनी फाइल्स को रीड ओनली बना सकते हैं, राइट रीड राइट बना सकते हैं, ऐसी कई तरह की परमिशंस दे सकते हैं। यानी ये सब फीचर्स आपकी फाइल्स को परमिशन, अब मैंने लिनक्स में बोला कि लिनक्स में आप एक फाइल पे रीड राइट एग्जीक्यूट जैसी परमिशंस लगा सकते हैं कि कौन आपकी फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, कौन रीड और राइट दोनों कर सकता है, कौन रीड राइट और उसको एग्जीक्यूट रन भी कर सकता है। ये सब लिनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई प्रोटेक्शन के फीचर्स हुए, सिक्योरिटी के फीचर्स की पासवर्ड प्रोटेक्शन हुई, बायोमेट्रिक्स प्रोटेक्शन हुई। किस लिए लगाया? किस लिए लगाया? ताकि अनऑथराइज्ड यूजर्स जो हैं कैन नॉट एक्सेस द सिस्टम, आपका सिस्टम एक्सेस ना कर सकें। परमिशंस क्यों लगाई आपने? आपने परमिशंस लगाई ताकि जिसको जितनी जरूरत हो वो आपकी फाइल्स पर उतना ही काम कर सके, राइट यानी नीड टू यूज, जितनी जरूरत है बेसिस पर वर्क हो। फाइल्स पर सिर्फ जिसको जितनी जरूरत है सिर्फ इतना ही परमिशंस दी जाए। अगर आपको सिर्फ मैं रीड की परमिशन दे रहा हूं इसका मतलब आपको सिर्फ रीड ही कर पाएंगे, आप उससे ज्यादा फाइल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारे फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देता है गाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं हमारे रोजाना के कामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ही और देखते हैं जरा, हम अगर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एक होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भाई हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस भी हम लगाते हैं, इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं हम लोग।
हम लोग अपने कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस भी यूज करते हैं। आपको पता है इन इनपुट डिवाइसेस, इन आउटपुट डिवाइसेस को कौन चलाता है? कौन है जो आपके प्रिंटर से काम करवाता है? कौन है जो आपके स्पीकर से काम लेता है? कौन है जो आपके वाईफाई से ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है? कौन है जो आपके वाईफाई को कनेक्ट करता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता होगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। ऑपरेटिंग सिस्टम ना आपके प्रिंटर को संभालता है, ना आपके स्पीकर को संभालता है, ना आपके माइक को संभालता है, ना आपके ब्लूटूथ को संभालता है, ना आपके वाईफाई को संभालता है। और एक सच्चाई आपको मैं बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसी को नहीं चलाता। ना वो प्रोजेक्टर चलाता, ना प्रिंटर चलाता, ना स्पीकर चलाता, ना माइक चलाता, ना कुछ। ये सारे डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में 50 तरह के प्रिंटर्स हैं यार, 100 कंपनियां स्पीकर्स बना रही हैं भाई। किन किन को चलाना सीखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? 100 कंपनियों के 1000 मॉडल्स आते हैं प्रिंटर्स के, क्या उन 1000 मॉडल्स को चलाना सीखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? नो भाई। मार्केट में 50 कंपनी के 200 तरह के स्पीकर्स आते हैं, क्या उन 200 तरह के स्पीकर्स को चलाना सीखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? नो। अगर ऐसा होने लगे, 1000 मॉडल्स ऑफ प्रिंटर, 200 तरह के स्पीकर्स, अगर इन सब का कोड ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने लग जाए तो एक पूरी हार्ड डिस्क तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में लग जाएगी। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसी को नहीं चलाता। तो फिर ये सारे कैसे चल जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को संभालता है? तो भाई, इनके लिए इन सब के साथ हमें डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल होता है। ये डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स होते हैं। इनपुट डिवाइस, आपके प्रिंटर के लिए अलग ड्राइवर्स आते हैं। जो कंपनी प्रिंटर बना रही है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रिंटर को चलाने वाला वो प्रोग्राम ड्राइवर होता कौन है, जो किसी को ड्राइव करे। बस ड्राइवर जो बस चलाए, टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चलाए, और जो किसी डिवाइस को चलाए, दैट इज डिवाइस ड्राइवर, राइट। ये वो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स हैं जो प्रिंटर बनाने वाली कंपनी बनाती है, ब्लूटूथ जिसका है उसने बनाया है, जो स्पीकर बना रही है वो बनाती है, राइट। इन कंपनीज ने ये अपने अपने डिवाइस को चलाने के प्रोग्राम्स खुद बनाए हुए हैं, जो इनकी वेबसाइट्स पर मिलते हैं। आपको बस वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं। अब जब कभी भी कोई प्रिंट कमांड देगा, जब कभी भी कोई प्रिंट कमांड देगा, कोई यूजर प्रिंट कमांड देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड एक एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर को दे देता है। एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर को। क्योंकि एप्रोप्रिएट वर्ड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो बहुत सारे होते हैं ना भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो प्रिंटर का ड्राइवर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वाईफाई का भी है, ग्राफिक्स का भी है, ब्लूटूथ का भी है, स्पीकर का भी है। अब आपने अगर सॉन्ग प्ले करा है तो उसको इन सारे ड्राइवर्स में से सॉन्ग वाला, ऑडियो वाला ड्राइवर चूज करके उसको टास्क असाइन करना होगा। अगर आपने प्रिंट कमांड दी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सारे इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स में से एप्रोप्रिएट वो प्रिंटर वाला ड्राइवर चूज करके उसको वो टास्क देना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करता है एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर को जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई टास्क आता है, और फिर वो डिवाइस ड्राइवर, उसका डिवाइस ड्राइवर उस आउटपुट डिवाइस को प्ले करता है। यानी ये जितने भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में होते हैं, इन सब के लिए डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। आपने कभी देखा है कि आप पेन ड्राइव लगाते हैं अपने लैपटॉप में, तो अगर वो 64 जीबी की पेन ड्राइव है तो आपको स्पेस मिलता है 58 जीबी, 59 जीबी। कभी सोचने की कोशिश करी है कि यार मैं तो 64 जीबी की पेन ड्राइव लाया था, मुझे 58 जीबी, 59 जीबी क्यों मिल गया? क्योंकि उस बाकी के हिस्से में और भी चीजें होती हैं, बट उस बाकी के हिस्से में उस पेन ड्राइव को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। जब आप कोई पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उस हिस्से में से वो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम आपके में इंस्टॉल होता है। और कई बार आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा अपने स्क्रीन पर नीचे राइट साइड पर कि इसका फ्लैश दिस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। वो पेन ड्राइव का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, और उसके तुरंत बाद जैसे ही वो नोटिफिकेशन का पॉपअप आपकी स्क्रीन पर नीचे आता है, तुरंत बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपकी डिवाइस ड्राइवर, आपकी पेन ड्राइव वो ओपन कर देती है, राइट। तो
ये सारे डिवाइस ड्राइवर्स किसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स को काम देता है, डिवाइस ड्राइवर्स करते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम दे तो रहा है ना। इतने सारे डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल है, उनमें से एक एप्रोप्रिएट को ढूंढना और उसको काम देना। ले प्रिंटर का काम आया, ले स्पीकर का काम आया, राइट? ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में ये मैनेज करता है फंक्शंस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम्स की मदद से, राइट? तो सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक सीपीयू की स्पीड की बात करूं अगर मैं, एक सीपीयू की स्पीड और आपके किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड की बात करूं ना, अगर आउटपुट आप किसी भी, आप प्रिंटर की बात करिए, आप माइक की बात करिए, आप स्पीकर की बात करिए, आप कीबोर्ड की बात करिए, आप माउस की बात करिए, ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू की स्पीड में एक बड़ा स्पीड गैप है भाई, बहुत बड़ा स्पीड गैप है। ये हमारे कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस और ये हमारे कंप्यूटर के सबसे स्लोएस्ट डिवाइस माने जाते हैं। बहुत बड़ा स्पीड गैप है। इस स्पीड गैप को भरना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है आपके कंप्यूटर में लगे हुए हार्डवेयर का इफिशिएंट यूज करना, बेहतर इस्तेमाल करना। तो अगर सीपीयू इनके साथ काम करेगा तो डेफिनेटली सीपीयू का समय बर्बाद होगा। बहुत फास्टेस्ट डिवाइस है और ये बहुत स्लोएस्ट डिवाइस है। इनके बीच के इस स्पीड गैप को भरने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह की, इसको फिल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह की इनपुट आउटपुट टेक्निक्स लगाता है, राइट? ऐसी कुछ टेक्निक्स लगाता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इनपुट प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स लगाता है जिनकी मदद से वो इस गैप को फिल कर सके, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह भी है कि वो ट्राई करता है टू रिड्यूस द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू, ताकि सीपीयू का समय बर्बाद ना हो, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजिंग इनपुट आउटपुट टेक्निक्स, राइट? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जिसे हम लोग इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। आइए फिफ्थ काम की तरफ चलते हैं। अगर हम फिफ्थ टास्क देखें और एक इंपॉर्टेंट टास्क देखें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट गाइस, जब मैंने यहां वर्ड मेमोरी लिखा ना, जब भी हम खाली मेमोरी वर्ड बोलते हैं तो मेमोरी वर्ड का मतलब होता है, मेमोरी वर्ड का मतलब रैम होता है। ध्यान रहे गाइस, सिर्फ मेमोरी वर्ड जब बोला जाए या मेन मेमोरी बोला जाए, मेमोरी बोला जाए, तो आप उसे हमेशा रैम के बारे में कंसीडर करेंगे। मेमोरी मतलब रैम, रैम का मैनेजमेंट करना। हार्ड डिस्क की बात कब होगी सर? फिर आपके दिमाग में आएगा कि हम हार्ड डिस्क की बात कब करेंगे। तो बेटा हार्ड डिस्क की जब बात की जाती है तो हम उसे डिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। हार्ड डिस्क में डिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है, रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है, इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट बोला जाता है। तो रैम का स्पेस मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क का जब हम पढ़ेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट, राइट? तो भाई यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इफिशिएंटली मैनेज करता है, वेस्टेज ना हो। रैम बहुत बड़ा स्पेस नहीं है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम इफिशिएंटली मैनेज करता है द स्पेस ऑफ मेन मेमोरी। कैसे मैनेज करता है, कैसे वेस्ट ना हो, क्या क्या सोचता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी टेक्निक्स लगाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज करता है टेक्निक्स ये वेस्टेज ना होने देने के लिए। लाइक आप सब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, आप पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो पेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, ये सब वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे आप,
राइट। ये सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेन मेमोरी स्पेस, ताकि मेन मेमोरी वेस्टेज ना हो, मेन मेमोरी का स्पेस वेस्ट ना हो। इसलिए वो इस तरह की कई टेक्निक्स यूज करता है मेन मेमोरी का एफिशिएंटली यूज कर लेने के लिए, राइट। ये पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ये सब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में आता है, और ये सब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में ही करते हैं, ताकि रैम जैसा क्रूशियल स्पेस बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो, और उसका बेहतर उपयोग कर सकें, हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस उसमें लोड हो सकें। तो मेन मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट। आइए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, सिक्स्थ, तो गाइस सिक्स्थ टास्क जो ऑपरेटिंग का हम लोग बोलते हैं वो है नेटवर्किंग। इसके बिना हम बात कैसे इनकम्प्लीट कर सकते हैं? देखिए, कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं जो नेटवर्क पर भी काम करते हैं, उन्हें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोला जाता है, राइट। ये तो आप जानते हैं कि आजकल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का जमाना है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स मतलब नेटवर्क, नेटवर्क को ही मैं सिंपल वर्ड्स में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स बोल रहा हूं। आजकल नेटवर्किंग का जमाना है, कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकें, फाइल शेयर कर सकें। इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही है, तभी आप एक दूसरे के साथ चैटिंग, कम्युनिकेशन करते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, तरह तरह की फैसिलिटीज आपको नेटवर्क पर मिल रही हैं, राइट। तो नेटवर्क्स का जमाना है। अगर आप कंप्यूटर्स को, कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, तो आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए होगा जो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करे। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा जो अलग अलग रखे हुए कंप्यूटर्स को अगर आपस में जुड़ जाएं, अगर उनको आपस में कनेक्ट किया करें, तो वो उन सबको मिलजुल कर उन सबके साथ काम करे। ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझसे पढ़ेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है, ऑफर करता है सर्विसेज टू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स मतलब नेटवर्क वाले कंप्यूटर्स, सो दैट दे कैन शेयर फाइल्स, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। और क्या हो जाता है नेटवर्क पर, अगर आपने प्रिंटर वगैरह लगा दिया तो पूरा प्रिंटर भी पूरे नेटवर्क पर शेयर हो जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं इसे, कि नेटवर्क पर किसी एक पर आप अपना प्रिंटर कनेक्ट कर दीजिए, पूरे नेटवर्क पर सब यूज कर लेते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। एक प्रिंटर सारे कंप्यूटर्स यूज करेंगे, एक फाइल किसी एक कंप्यूटर पर बना लो, सब लोग उसे एक्सेस करेंगे। ये सब नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब ही सिर्फ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हुआ। नेटवर्क तो बेसिकली हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क कहता है कि कंप्यूटर्स को तारों की मदद से या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से आपस में जोड़ दो। भाई, जोड़ दे देने से, कंप्यूटर्स को आपस में तारों से या डिवाइसेस की मदद से कनेक्ट कर देने से क्या वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, चैटिंग जैसे ये फीचर्स देने लगेंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो जुड़ गए, जुड़ने के बाद वो एक दूसरे के साथ काम भी करें, एक दूसरे के साथ ये सारी सर्विसेज शेयर करें, तो भाई इसके लिए आपको उन सब पर एक नेटवर्क पर काम करने वाला एक स्पेशल कैटेगरी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पड़ेगा, राइट। तो सो दैट दे कैन शेयर फाइल्स, कम्युनिकेट एंड रिसोर्स शेयरिंग, ये सारे काम वो कर सकें, ये सर्विसेज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो नेटवर्किंग में तो आप सिर्फ इतना कहते हैं कि कंप्यूटर्स को तारों की मदद से, डिवाइसेस की मदद से आपने एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर देने का मतलब वो काम थोड़े ही कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, रैम एक दी चीज है, हार्ड डिस्क एक चीज है, देन सीपीयू एक चीज है, उनको आपस में जोड़ दो। जोड़ देने से क्या कंप्यूटर बन गया? जोड़ देने से क्या वो काम करने लग गया? नहीं। आपको अपने कंप्यूटर में, आप खुद करके देख लीजिए, रैम खरीद के लाइए, सीपीयू लाइए, मदरबोर्ड लाइए, हार्ड डिस्क लाइए, जोड़ दीजिए, जोड़ के देखते रहिए
क्या वो चलेगा? क्या वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अनटिल अनलेस आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक वो एक कंप्यूटर की तरह काम नहीं करेगा। सिमिलरली नेटवर्क पर है, अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं तारों से, वायरलेस मोड में या नेटवर्क डिवाइसेस की मदद से, तो वो काम नहीं करेंगे आपस में। एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ फाइल्स, डेटा, कम्युनिकेशन वो तभी करेंगे जब आप उन पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमने आज की वीडियो में कवर करे। अब आगे की वीडियोस में हम एक एक करके बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, फिर इन सब को डिटेल में पढ़ना है हमें, ये सारी टेक्निक्स पढ़नी है, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़नी है हमें, प्रोसेस मैनेजमेंट की, सीपीयू शेड्यूलिंग की टेक्निक पढ़नी है। धीरे धीरे करके हम इन चैप्टर्स को कवरेंगे, राइट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।